हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने फार्मूला ऑफ सॉलिड निकालना सीखा था और उसमें हमने आपको बताया था कि आपसे किसी सॉलिड के बारे में बात करेंगे और जैसे वो कहेंगे कि ये सॉलिड किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ए और बी से मिलके बना है और ए और बी का इस सॉलिड के अंदर आपको लैटिस पॉइंट मतलब कि ये ए और बी कहाँ कहाँ पे हैं वो बताया जाएगा और फिर इस सॉलिड का फार्मूला आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कोई सॉलिड है और आपसे ये कहा जाएगा कि ये सॉलिड ए और बी से मिलके बना है और इसमें से ए का जो लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर है और बी का लैटिस पॉइंट फेस सेंटर है, तो इस सॉलिड का फार्मूला क्या होगा। तो उसके लिए हमने कहा था कि आपको जेड ए निकालना है और जेड बी निकालना है और जेड निकालने का तरीका क्या था, ये था कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट। अब जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें अगर ए कॉर्नर पे है तो जेड ए निकालते समय कॉर्नर के नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो जेड ए आ गया 1। इसी तरीके से अगर जेड बी की बात करेंगे तो बी कहाँ है, फेस सेंटर पे, और फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 होते हैं और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो जेड बी आ जाएगा 3। अब फार्मूला बनेगा ए बी, अब ए के कितना है 1, तो 1 यहाँ रखेंगे बट 1 लिखते नहीं हैं और बी के कितना आ गया 3, तो इसका फार्मूला हो जाएगा AB3। तो ये चीज़ हमने पिछले क्लास में सीख ली थी। यहाँ पे हमको क्या करना है कि अब आपको ये कहा जाएगा कि बता देंगे कि ए कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर पे है। जैसे मान लो हम ए को रिप्रेजेंट करते हैं अगर सर्कल से, तो हम यहाँ पे ए दिखा देंगे, ये सब ए हो गए। ए का लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे है तो हमने कॉर्नर दिखा दिया। बी कहाँ पे है, फेस सेंटर पे। सपोज करो बी को हमने ऐसे दिखाया है तो ये फेस सेंटर पे यहाँ पे हो जाएगा, फिर अगले वाले फेस सेंटर पे हो जाएगा, फिर नेक्स्ट फेस सेंटर पे हो जाएगा, फिर नेक्स्ट फेस सेंटर पे हो जाएगा और यहाँ पे पीछे वाले के लिए हम लोग यहाँ दिखाते थे और आगे वाले के लिए थोड़ा सा नीचे यहाँ दिखाते थे। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया। अब यहाँ तक का फार्मूला तो आप कर लेते हो। अब क्या करेंगे, वो इनमें से किसी एक को मिस कर देंगे। मिस करने का मतलब कि हटा देंगे। वो कहेंगे कि ए को कहीं से हटा दिया या बी को कहीं से हटा दिया, तो उसको हटाने के बाद जो बचा है, जो क्रिस्टल या सॉलिड बचा हुआ है, उस बचे हुए का फार्मूला क्या होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं फार्मूला ऑफ सॉलिड व्हेन एटम्स आर रिमूव फ्रॉम लैटिस पॉइंट, कि हमको किसी सॉलिड का फार्मूला तब बताना है जब किसी लैटिस पॉइंट से किसी एक एटम को या एक से ज़्यादा एटम को हटा दिया गया है। इसमें भी हमको करना वही है। आपको क्या करना है, जैसे ए है तो जेड ए निकालेंगे हटाने के बाद, जेड बी है तो जेड बी निकालेंगे जो हटाए गए हैं उसके बाद। और कैसे करेंगे, हटाने के बाद उसके लैटिस पॉइंट कितने बचे हैं इनटू उसका कंट्रीब्यूशन। बी है, बी को मान लो जहाँ से हटाया गया है तो हटाने के बाद कितने बचे हैं, बचे हुए लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन। और फिर जब जेड ए और जेड बी आ जाएगा तो ए यहाँ पे लिखेंगे जेड ए और यहाँ पे बी जेड बी और ये हो जाएगा
फार्मूला। ठीक है, फार्मूला बनाते समय मैंने शुरू में ही डिफिनीशन में बता दिया था कि ये ZA और ZB का हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो लिया जाता है। सिंपल होल नंबर रेशियो लिया जाता है, मतलब अगर ZA बराबर 2 आता है और ZB बराबर 6 आता है तो फार्मूला A2B6 नहीं होगा, इनका सिंपल रेशियो होगा। तो इनका सिंपल रेशियो होगा AB3। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फार्मूले में ये जो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, A का स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट और B का स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये हमेशा सिंपल और होल नंबर रेशियो में होने चाहिए। क्लियर बेटा? तो चलो अब इस चीज़ को हटाने वाले पे हम लोग क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं, और वो भी क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखते हैं कि एक्चुअल में हमको क्या करना होता है। वैसे तो तरीका मैंने आपको बता दिया, एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ सॉलिड फॉर्म बाई A एंड B। एक सॉलिड A और B से मिलके बना है, उसका फार्मूला आपको बताना है, जिसमें A इज़ प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड B इज़ प्रेजेंट एट फेस सेंटर। जैसे हमने बनाया है कि इस सॉलिड का फार्मूला जब A कॉर्नर पे है, B फेस सेंटर पे है, तो वो तो हम लोग कर चुके हैं। इसमें और कंडीशन इन्होंने ऐड कर रखी है। अब इसमें 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एटम फ्रॉम एनी वन कॉर्नर। पहले क्वेश्चन में कहा है कि ये अरेंजमेंट एक तो बता दिया कि ये सॉलिड है, ए और बी से मिलके बना है, ए जो है वो कॉर्नर पे है और बी फेस सेंटर पे है। अब इसका फार्मूला आपको तब बताना है जब एटम फ्रॉम वन कॉर्नर इज रिमूव। अगर इस सॉलिड के एक कॉर्नर से एटम हटा दिया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉर्नर से एटम हटा दिया जाए। अब सपोज करो एक कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे ये वाला मान लो एटम है, इसको हमने हटा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है। हटाने का मतलब तो यही हुआ ना कि अब यहाँ पे एटम नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला वही होगा, बस इसको अब कंसीडर नहीं करेंगे। तरीका वही होगा कि ZA निकालेंगे। अब ZA के लैटिस पॉइंट कितने हैं बेटा? ऐसे तो 8 थे, लेकिन एक आपने हटा दिया, तो अब बचे कितने? 7 इंटू कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ZA आ जाएगा 7/8। अब ZB की बात करेंगे। क्वेश्चन जैसा बता रहा है कि कॉर्नर से हटाया गया है एक एटम, तो जब कॉर्नर से आपने एक एटम हटाया तो सिर्फ एक A का एटम हटेगा, B के एटम पे कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कि B में Z ऑफ B में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलो अगर इसका भी कुछ हटाया गया होता तो उसको भी हटाने के बाद जो बचा हुआ था वो हम लोग कंसीडर करते। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/2 यानी कि 3। अब ZA और ZB आया 7/8 और 3। हमको फार्मूले में सिंपल होल नंबर रेशियो रखना होता है, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। तो इसको होल नंबर बनाने के लिए हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये रेशियो है। अगर आपने एक में 8 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 24। अब देखो ये होल नंबर भी है और सिंपल भी है। अभी 7/24, इससे सिंपल रेशियो A और B का नहीं आ सकता, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा A7B24। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बेटा? चलो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको बोला गया कि ये हटा दिया गया उसको बस हटा दो। हटने के बाद जो बचा है उससे अब तुम Z निकाल लो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकाल लो। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। चलो सेकंड पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं एटम अलोंग बॉडी डायगोनल इज रिमूव। बॉडी डायगोनल क्या होगा बेटा? ये होगा
अब देखो, अगर तुम्हें ये फिगर 2D है, 2D में तुमको ये लग रहा होगा कि इस बॉडी डायगोनल पे ये वाले एटम भी आएंगे, बट एक्चुअल में ये नहीं आएंगे। ये फेस सेंटर के एटम हैं, फेस कभी बॉडी डायगोनल पे नहीं आएगा। बॉडी डायगोनल में एक ये कार्नर का आएगा और एक ये कार्नर का आएगा। ये बॉडी सेंटर थोड़े है बेटा, ये तो फेस पीछे वाली फेस पे है ना। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, तो बॉडी डायगोनल का मतलब मैंने क्या बताया था कि एक कार्नर से सामने वाले कार्नर पे जाना है और बॉडी सेंटर से होके जाना है। तो जब आप बॉडी डायगोनल पे ट्रेवल करोगे तो बॉडी डायगोनल पे एक कार्नर इधर का पड़ेगा, एक कार्नर नीचे का पड़ेगा, लेकिन इसमें बीच में फेस सेंटर नहीं आएगा। और बी कहाँ है? फेस सेंटर पे, यानी कि बी का कोई एटम नहीं हटेगा। हटेगा कौन? ए के हटेंगे और दोनों कार्नर वाले। यानी कि अब यहाँ पे हम जेड ए निकालेंगे तो दो कार्नर के ए के एटम हट गए हैं, तो बाकी बचे 6, कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ये हो जाएगा 3/4। जेड बी, बॉडी डायगोनल के एलांग अगर आपने एटम को रिमूव किया है तो फेस सेंटर के एटम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। भाई कमरे के बीच में फेस कहाँ से आ गया? ठीक है ना। तो जेड बी, अब जेड बी निकालेंगे तो 6 × 1/2, तो ये हो जाएगा 3। अब रेशियो में हमको सिंपल होल नंबर रखना होता है, ये होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। और रेशियो है, एक में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे तो रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ 4 से किया है तो इसमें भी 4 से कर देंगे, ये हो जाएगा 3/3 और ये हो जाएगा 12। अब देखना, अगर आपने इसी को उठा के रख दिया तो फार्मूला बन जाएगा A3B12। A3B12, और यही आप आंसर लगा के चले आए तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने कहा था आपसे कि फार्मूले में सिंपल रेशियो रखते हैं, तो 3:12 ये सिंपल रेशियो नहीं है। इसका सिंपल करेंगे तो 1:4 आएगा। तो एक्चुअल में जो करेक्ट फार्मूला होगा वो होगा AB4, और ये हो गया आंसर। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से अगर हम थर्ड करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? एटम एलॉन्ग वन फेस डायगोनल इज रिमूव। अब एक फेस डायगोनल के एलॉन्ग तुम एटम रिमूव करोगे तो अब देखना, ये कार्नर के एटम है ए, ये है ए, ये है ए, और ये है ए, और ये है बी। अब फेस डायगोनल का मतलब कि कार्नर से कार्नर जाएंगे फेस सेंटर से होके, तो फेस डायगोनल के एलांग जब एटम रिमूव करोगे तो एक तो ए चला गया कार्नर का, फिर दूसरा फेस सेंटर का बी चला जाएगा, हट जाएगा, और फिर तीसरा एटम कार्नर का ए हटेगा। यानी कि जब आप किसी फेस डायगोनल के एलांग एटम हटाते हो तो दो कार्नर के एटम चले जाते हैं और एक फेस सेंटर का चला जाता है। ठीक है, तो थर्ड में जेड ए निकालेंगे, दो कार्नर के चले गए बेटा, तो बचे कितने? 6, कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, जेड बी निकालेंगे, आपने फेस डायगोनल के एलॉन्ग एटम हटाया है तो एक फेस सेंटर का भी जाएगा, तो बचेंगे कितने? 5, कंट्रीब्यूशन 1/2, यानी कि 5/2। अब देखो ये भी होल नंबर नहीं है, होल नंबर बनाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 4 से, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 10। तो फार्मूला अभी सिंपल रेशियो है, होल नंबर भी हैं, सिंपल भी हैं, तो फार्मूला आ जाएगा A3B10।
ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि एटम एलॉन्ग फेस डायगोनल ऑफ वन फेस, फेस डायगोनल ऑफ वन फेस, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फेस के एलॉन्ग जितने फेस डायगोनल हैं सारे एटम हटाए जाएंगे। तो देखो सपोज करो हमने ये वाला फेस लिया है, तो इस फेस में 2 फेस डायगोनल होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। अब इस फेस एक फेस के एलॉन्ग सारे फेस डायगोनल से एटम हटाए गए हैं। तो देखो इसमें इस कॉर्नर का एटम हटेगा बेटा और इस कॉर्नर का हटेगा, और रास्ते में ये फेस सेंटर का पड़ेगा, वो भी हट गया। फिर दूसरे फेस डायगोनल के एलॉन्ग जाओगे तो ये वाला एटम हट जाएगा, ये तो पहले ही हट चुका है तो ये भी हट गया। यानी कि किसी एक फेस डायगोनल के एलॉन्ग जब एटम हटाओगे तो ए के 4 एटम हट जाएंगे और बी का 1 एटम हट जाएगा। ए के 4 एटम हट जाएंगे और बी के 1 एटम हट जाएगा। तो जेड ए निकालेंगे तो बचे कितने 4, 1/8, तो ये हो जाएगा 1/2। और जेड बी निकालेंगे, 6 में से 1 हट गया तो 5 × 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2। सिंपल रेशियो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 5, तो फार्मूला आ जाएगा A2B5। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप इसको समझ के रखेंगे कि कैसे हम लोग किसी सॉलिड का फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल हम लोगों ने पढ़ा था उसकी एज लेंथ कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, जैसे हमने आपसे कहा था कि हम लोग ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे ये क्यूबिकल पढ़ेंगे, क्यूबिकल यूनिट सेल पढ़ेंगे। और क्यूबिकल यूनिट सेल के केस में जो एज लेंथ होती हैं वो तीनों बराबर होती हैं और इसको हम लोग मान के चलते हैं ए होते हैं, ठीक है। और जो भी लैटिस पॉइंट होगा उस लैटिस पॉइंट्स पे या तो आयंस होते थे या मॉलिक्यूल्स होते थे या एटम्स होते थे। जनरली हम लोग एटम बोल के चल रहे हैं, तो चाहे आयन हो, मॉलिक्यूल हो या एटम हो, तो ये स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होगा। और अगर स्फेरिकल है तो इस स्फीयर की कुछ रेडियस होगी, स्फीयर की रेडियस होगी। अब हमको यही देखना है कि एज लेंथ इन रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो आयन है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो एटम है। अगर किसी क्यूब की आपको एज लेंथ बतानी है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके रेडियस के टर्म में, तो वही कहलाएगा एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को स्फेरिकल मान के चलेंगे और वो एक ऐसा स्फीयर होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसका रेडियस r होगा, स्फीयर, ठीक है। और यूनिट सेल क्यूबिकल है तो क्यूबिकल यूनिट सेल की एज लेंथ a होती है। तो एक्चुअल में हमको डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल के लिए R और A में रेशियो देखना है, वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं। अब हमारे पास यूनिट सेल कितने तरह के हैं बेटा? 3 तरह के। एक है SCC, यही 3 हमको डिटेल में पढ़ना है। दूसरा है BCC और तीसरा है FCC, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल। ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल।
फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। अब एससीसी में जो लैटिस पॉइंट था वो सिर्फ कॉर्नर पे था। बीसीसी में लैटिस पॉइंट कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर था, और एफसीसी में जो लैटिस पॉइंट होता है वो कॉर्नर प्लस फेस सेंटर होता है। अब देखना, आपको ध्यान क्या रखना है कि एससीसी में, अब देखो हम लोग लैटिस पॉइंट बना रहे थे, ये लैटिस पॉइंट, लेकिन अगर एससीसी है, सपोज करो ये एससीसी है, तो हर कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, और ये सॉलिड है। सॉलिड की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि एक एटम यहाँ पे आएगा और एक एटम यहाँ पे आएगा, एक एटम यहाँ पे आएगा, एक एटम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये सॉलिड है तो ये एटम मैक्सिमम जितने क्लोज आ सकते हैं वो आएंगे। सॉलिड हैं तो मैक्सिमम जितने क्लोज जा सकते हैं जाएंगे। सॉलिड है, मैक्सिमम जितने क्लोज जा सकते हैं वो एक दूसरे के जाएंगे, तभी तो सॉलिड बनेगा बेटा। बोलो, सॉलिड तो तभी बनेगा ना जब ये क्लोजली पैक होंगे। यानी कि एससीसी में एटम कॉर्नर पे हैं और एक क्लोजली पैक होंगे तो ये कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि एससीसी में ईच कॉर्नर एटम टच विथ ईच अदर, मतलब कॉर्नर का एटम आपस में टच करेंगे। अगर इसका हम फिगर बनाएं तो ये कुछ ऐसे आएगा। ये है, ये एससीसी है। हम दो कॉर्नर कंसीडर करें, एक ये और एक ये, तो यहाँ के दोनों एटम आपस में टच करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है बेटा, और इनका सेंटर यहाँ पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखना, ये जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये a के बराबर है। मैं नीचे लिख देता हूँ a के बराबर है, और रेडियस के रिस्पेक्ट में करें तो ये सेंटर है तो ये दूरी कितनी होगी, r होगी, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, r होगी। ठीक है, तो अगर आप इसके रिस्पेक्ट में बात करो तो r 2r, और ये 2r किसके बराबर हो जाएगा बेटा, a के बराबर। ठीक है, या a बराबर हम लिख देंगे 2r। ठीक है, तो एससीसी में कितना आसान है कि जो एज लेंथ होगी वो एटम जो रखे गए हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखे गए हैं, उसके रेडियस का डबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात करो तो बॉडी सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर पे एटम होगा। अब इसमें भी क्लोजली पैक करना है तो ये कॉर्नर का एटम, ये बॉडी सेंटर और ये कॉर्नर, ये तीनों एटम आपस में एक दूसरे से टच करेंगे। तो ईच एटम ऑफ कॉर्नर टच एटम ऑफ बॉडी सेंटर। ठीक है, फिगर बनेगा कुछ ऐसा। अब ये वाला कॉर्नर का एटम, ये वाला कॉर्नर का एटम और ये बॉडी सेंटर का एटम, ये है बॉडी सेंटर का एटम, ये कॉर्नर का एटम और ये कॉर्नर का एटम आपस में टच करेंगे। अब देखो, हमको ये पता था कि ये बॉडी डायगोनल होता है, तो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती थी a√3, और r के रिस्पेक्ट में करो तो इस वाले कॉर्नर का पूरा रेडियस
अंदर होगा, मतलब ये R होगा, ये पूरा का पूरा अंदर है तो ये 2R होगा, और फिर इसका रेडियस अंदर होगा तो ये R होगा। अब ये बॉडी डायगोनल की लेंथ a√3 है और ये किसके बराबर हो जाएगी, R + 2R + R, यानी कि a√3 बराबर हो जाएगा 4R, या यहाँ से निकाल लोगे कि a बराबर होगा 4R/√3। ठीक है, तो ये तो आ गया किसके लिए बेटा, बॉडी सेंटर के लिए। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तरीका तो आना चाहिए, साथ साथ में आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए कि एससीसी के लिए एज लेंथ होती है 2R, बीसीसी के लिए एज लेंथ होती है 4R/√3, और एफसीसी भी ऐसे ही निकाल लेंगे। एफसीसी में जो एटम होंगे फेस सेंटर के अलॉन्ग वो आपस में टच करेंगे, मतलब 2 कार्नर और एक फेस सेंटर का एटम आपस में टच करेगा, एफसीसी। देखना, एक ये फेस सेंटर का एटम होगा और इसके टच में ये अपना फेस सेंटर का एटम हो गया, और इसके टच में ये 2 कार्नर के एटम होंगे। तो अब इसके वजह से कितना हो गया 2R, ये कितना हो जाएगा R, और ये कितना हो जाएगा R, और फेस डायगोनल की लेंथ होती है a√2, यानी कि यहाँ पे a√2 बराबर हो जाएगा 4R, तो a बराबर हो जाएगा 4R/√2, या इसी को बोलेंगे 2√2R, 2√2R। क्लियर है? तो ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि एससीसी में कार्नर के एटम आपस में टच करेंगे तो एज लेंथ 2R के बराबर हो जाएगी। बीसीसी में कार्नर और बॉडी सेंटर के एटम आपस में टच करेंगे तो a√3 बराबर 4R के हो जाएगा, और एफसीसी में जो फेस डायगोनल है इसके अलॉन्ग एटम आपस में टच करेंगे तो a√2 बराबर 4R हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप एज लेंथ निकाल सकते हो। अब आपको क्या रखना है, रिजल्ट ध्यान रखने हैं। रिजल्ट ध्यान रखने हैं कि एससीसी का जो ए आया है वो 2R है, बीसीसी का जो ए आया है वो आया है 4R/√3, और एफसीसी का जो ए आया है वो आया है 4R/√2। ठीक है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। चलो, अब आपने एक बार एज लेंथ निकाल लिया तो आपको यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, जो हमारे पास एससीसी, बीसीसी और एफसीसी हैं, इन यूनिट सेल का वॉल्यूम तो कुछ भी हो बेटा, है तो ये क्यूब ना, चाहे एससीसी हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे एफसीसी हो, है तो तीनों के तीनों क्यूब। और क्यूब का अगर आपने एज लेंथ निकाल लिया तो वॉल्यूम निकालने में क्या दिक्कत है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एज लेंथ का क्यूब। तो अगर आपको वॉल्यूम एचसीसी निकालना है तो एज लेंथ का क्यूब कर दो। वॉल्यूम ऑफ बीसीसी निकालना है
तो भी इसकी जो एज लेंथ है उसका क्यूब कर दो। और वॉल्यूम ऑफ FCC निकालना है तो जो भी एज लेंथ है उसका क्यूब कर दो। अब एज लेंथ आप पहले से निकाल चुके हो। SCC के केस में एज लेंथ 2R होता था, तो 2R का क्यूब कर दोगे तो ये आ जाएगा 8R क्यूब। अब ये रिजल्ट याद रखना है आपको। इसके लिए करोगे तो ये आ जाएगा 14R/√3 इसका क्यूब, तो कितना आएगा 64R क्यूब, और नीचे आ जाएगा 3√3 VBCC। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर देंगे, एक की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 4R/2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 64 ना बेटा, 64R³/2√2 VFCC। फिर आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं कि इनका वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अब ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि SCC का वॉल्यूम कितना होता है 8R³, BCC का वॉल्यूम कितना होता है 64R³/3√3, और FCC का वॉल्यूम कितना होता है 64R³/2√2। यहाँ पे R क्या है, वो जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उस पार्टिकल की रेडियस। क्लियर है बेटा। तो इन सब का आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब इसके बाद हमने वॉल्यूम निकाल लिया यूनिट सेल का। अब हमको वॉल्यूम निकालना है उस यूनिट सेल में जो एटम है उनका। जैसे देखो कोई भी यूनिट सेल है बेटा, तो उस यूनिट सेल का वॉल्यूम तो उसके क्यूब के वॉल्यूम से निकल जाएगा। अब इसमें एटम है तो एटम का वॉल्यूम हमको निकालना है कि एक्चुअल में जो एटम है उनमें से कितना वॉल्यूम, जैसे इसका है 1/8 वॉल्यूम अंदर होगा, इसका 1/8 होगा, इसका 1/8 होगा, इसका 1/8 होगा, इसका 1/8 होगा, इसका 1/, मतलब अगर कार्नर का है तो 1/8 होगा। अगर फेस सेंटर पे रखा गया है तो इसका हाफ वॉल्यूम इसमें रहेगा, हाफ वॉल्यूम दूसरे में चला जाएगा। तो हमको अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड इन डिफरेंट यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम volume of atoms present inside the unit cell in different यूनिट सेल। अलग अलग यूनिट सेल के अंदर जो एटम है उनका वॉल्यूम कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। अब देखो इसका सिंपल सा तरीका है बेटा कि जो भी एटम है वो स्फेरिकल है और एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³। तो एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³ है और ये हम पता कर रहे हैं कि SCC में, BCC में और FCC में कितने एटम होंगे अंदर, कितने एटम होंगे। तो कितने एटम होंगे उसमें एक एटम के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, SCC, BCC और FCC में कितने एटम अंदर हैं उनका नंबर पता करना है। और अगर आपको ध्यान हो तो यही चीज़ कहलाता था Z, यानी कि इसका Z, इसका Z और इसका Z। तो
जनरल फार्मूला हमारा क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड ये होगा Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, फिर Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम इनसाइड अगर आपको SCC का निकालना है तो Z SCC इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड BCC निकालना है तो Z BCC इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमको वॉल्यूम इनसाइड FCC निकालना है तो Z FCC इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। चलो आसान होता जा रहा है। अब SCC का Z कितना होता है तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आपको निकालना है तो Z BCC कितना होता था 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर आपको रिजल्ट नहीं याद है Z BCC ये आपको पता होना चाहिए कि 2 होता है, रिजल्ट्स याद करने ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये कितना हो जाएगा, FCC का कितना होता था बेटा 4, तो 4/3 पाई आर क्यूब। बस सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब और ये आ जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से हम लोग किसी यूनिट सेल के अंदर जो टोटल एटम हैं उनका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद बेटा जरा हम लोग बात कर लें पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। अभी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि जो आपने सॉलिड की पैकिंग कराई है वो कितनी इफ़िशिएंट है। मतलब क्या है कि जैसे देखो ये कोई यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल एटम से मिलके बना है। अब सॉलिड है कितना, और ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये स्फेरिकल हैं। अब स्फीयर जो है वो चाहे कितना भी कंपैक्टली अरेंज करो कुछ ना कुछ स्पेस इसमें खाली रह जाएगा, कुछ ना कुछ स्पेस इसमें खाली रहेगा। तो एक्चुअल में कोई सॉलिड जो है, कोई भी यूनिट सेल है वो 100% एटम से फिल्ड नहीं होगा, कुछ ना कुछ स्पेस खाली होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी यही होता है कि एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल का एक्चुअल में कितना परसेंट टोटली एटम से फिल्ड है वही कहलाता है पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब किसी यूनिट सेल का कितना परसेंट इस एटम से फिल्ड है वो कहलाता है पैकिंग एफिशिएंसी। और कितना परसेंट वैक्यूम है, खाली है, वो कहलाता है वॉइड। वॉइड्स जैसे ये देखो ये वॉइड्स हैं, ठीक है। जो स्पेस एटम द्वारा फिल नहीं है वो वॉइड्स कहलाता है। और कितने परसेंट फिल है टोटल का वो कहलाता है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, देखो हमको यूनिट सेल का वॉल्यूम पता है, A³ होता है
और हमको इसके अंदर जो टोटल एटम है उनका वॉल्यूम पता है, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको ये पता है कि टोटल कितना भरा है और टोटल कितना स्पेस है। ध्यान देना, टोटल कितना भरा हुआ है और टोटल कितना स्पेस है। तो इन्हीं का रेशियो निकाल दें, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ए क्यूब, और परसेंटेज है तो इंटू 100 कर दें, तो यही हो जाता है पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज ऑफ यूनिट सेल विच इज कवर्ड बाई एटम, परसेंटेज ऑफ यूनिट सेल विच इज कवर्ड बाई एटम, यही क्या कहलाता है, पैकिंग इफिशियंसी। तो पहले लिख लो, परसेंटेज ऑफ यूनिट सेल विच इज occupied by atom inside is known as packing efficiency। इसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी, और पैकिंग इफिशियंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से। तो अगर हम जनरल फार्मूला बनाएं नीटा का, तो ये कैसे बनेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड की टोटल कितना फिल है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और इसमें परसेंटेज की हम लोगों ने बात किया है, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो गया पैकिंग इफिशियंसी। अब कभी कभी क्वेश्चन में पैकिंग इफिशियंसी ना के दे के पैकिंग फ्रैक्शन दिया जाता है। पैकिंग फ्रैक्शन इफिशियंसी 100 में निकालेंगे और फ्रैक्शन 1 में निकालेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बस ये 100 नहीं रहेगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, और इन दोनों में भी आपस में रिलेशन होगा कि अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है और पैकिंग इफिशियंसी दिया है, तो पैकिंग इफिशियंसी में 100 से डिवाइड कर दोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन से पैकिंग इफिशियंसी निकालना है तो पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो, ये तो खैर जनरल सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन 1 में और इफिशियंसी 100 में। ठीक, अब यही चीज़ हमको अलग अलग यूनिट सेल के लिए करना है, तो नीटा एस सी सी ये क्या होगा, V इनसाइड SCC अपॉन V यूनिट सेल SCC, और ये दोनों चीज़ आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। V इनसाइड SCC कितना होता था बेटा, V इनसाइड SCC कितना होता था, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता था 8 आर क्यूब, इसको करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 8 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा। और इफिशियंसी निकालना है तो इंटू 100 रखेंगे, तो ये आ जाएगा π/3 इंटू 100, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू एग्जैक्ट आती है 52.4।
52.4%। और यहीं पे वॉइड भी देख लो, वॉइड निकालना है। 100 में से 52.4% भरा हुआ है, तो वॉइड कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ वॉइड माइनस 52.4, इसको कैलकुलेट कर लेना। इसी तरीके से नीटा पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम इनसाइड एटम बीसीसी अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये दोनों रिजल्ट आपको पहले से पता है कि वॉल्यूम इनसाइड होता है 8/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 64 आर क्यूब बाई 3√3। इसको एडजस्ट करोगे, देखो ये 3 से 3 कट गया, 8 एक कम 8, हाँ ये 8 से नहीं जाएगा ना, तो 4 से कर लो, तो 1 और 16 आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा √3 पाई अपॉन 8 इंटू 100, और जब पाई की वैल्यू रखोगे तो ओवरऑल जो पैकिंग इफिशियंसी आती है वो आती है 68%, और वाइड निकालोगे तो 100 माइनस 68%। ठीक है, इसी तरीके से तुम बीसीसी का एफसीसी का भी कर सकते हो। एफसीसी में कैसे करेंगे, तरीका वही है, नीटा ऑफ एफसीसी, नीटा ऑफ एफसीसी तो होगा वी इनसाइड एफसीसी डिवाइडेड बाई वी यूनिट सेल। अब एफसीसी में इनसाइड कितना होता है, 16/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम कितना होता है 16 आर क्यूब अपॉन 2√2 इंटू 100, 16 आर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3 नीचे आ जाएगा, तो टोटल आएगा पाई 3√2 इंटू 100, और इसको सॉल्व करने पे जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है 74%। तो आपको ये पैकिंग इफिशियंसी याद रखनी है सबकी, कि एफसीसी की कितनी होती है, बीसीसी की कितनी होती है, और एससीसी की कितनी होती है। क्लियर है बेटा। और साथ में आज ये आपको थोड़ा सा एक कर लेना है कि सबके लिए वॉइड निकाल लेना है, वॉइड एससीसी, वॉइड बीसीसी और वॉइड एफसीसी। क्या करेंगे, 100 माइनस नीटा, इसका 100 माइनस नीटा और 100 माइनस नीटा। तो ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। इस पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एससीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना होता है, बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना होता है, और एफसीसी का वॉइड कितना होता है परसेंटेज का, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। ठीक है, थैंक यू।